हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम कर रहे थे क्लास 6 टू क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को। इसी सीरीज में हम क्लास 6 से क्लास 10 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी। क्लास 11 की बात करें तो वहां पर पॉलिटिकल साइंस की दो बुक्स हैं। वन इज रिगार्डिंग पॉलिटिकल थ्योरी एंड सेकेंड इज रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक से। उसकी टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो देयर आर टोटल 10 चैप्टर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, कि संविधान क्यों और कैसे। भारत का जो संविधान है वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी और उसे किस तरह से बनाया गया। इस बुक की बात करें तो ये 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई गई है। ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज या बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी, बट एक बेस आपका क्लियर हो जाएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि प्रीवियस अगर क्वेश्चंस देखेंगे प्रीलिम्स के या मेंस के, तो इन्हीं बुक से डिराइव होते हैं। आप बहुत सारा कंटेंट डेटा आपको यहाँ बुक से मिलता है जो आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो इजीली आप सॉल्व कर ही सकते हैं क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो ट्विस्टेड करके भी लैंग्वेज पूछी जाए तो आप इजिली उन्हें हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो बुक्स है एनसीईआरटी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप सिविल सर्विसेज को क्रैक करना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है चैप्टर नंबर 1, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। यहाँ पे कुछ मेन सवालों के जवाब जो है वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इस चैप्टर में बताए गए हैं। सबसे पहला ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन मीन। ठीक है, मीन क्या है, उसका मतलब क्या है, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, उसके फंक्शंस क्या है, क्या काम वो करता है, ठीक है, किस तरह उसे बनाया गया। और साथ ही हम जानेंगे भी कि इसकी जरूरत ही, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इस चैप्टर के हिसाब से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया कि आप मान लीजिए कि अगर आप एक सोसाइटी के ग्रुप है तो सोसाइटी डाइवर्स होती है, वहां पे बहुत डिफरेंट तरह के लोग पाए जाते हैं, उनके प्रोफेशन अलग होते हैं, रिलीजन अलग होता है, कम्युनिटीज अलग होती हैं, प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, नीड्स अलग होती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट वैरायटीज के डाइवर्सिटीज जो है वो पाई जाती हैं। हमने ऑलरेडी जब क्लास 6 को हमने पढ़ा उसमें हमने डाइवर्सिटी को क्लास 6 क्लास 7 के एनसीईआरटी में डाइवर्सिटी को डिटेल में पढ़ा। हमारे देश में तो ऑन अ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब डाइवर्सिटी है तो हर एक मुद्दे पे हर पर्सन की जो सोच होगी या उसकी जो निर्णय होगा वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक सोसाइटी है उसमें वाइड वेराइटी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल पाए जाते हैं, तो ये डिसाइड करना, ये निर्णय लेना कि पार्क कितने बनाए जाएं, हॉस्पिटल कहाँ बनाया जाए, स्कूल कहाँ बनाया जाए, हो सकता है कि हर पर्सन की प्रेफरेंस अलग हो, हर पर्सन का डिसीजन अलग हो। ठीक है, कोई उसे अगर हम उन सबको ये एक तरह से आप बोले कि उन सबको ये पावर दे दें कि आप अपनी मर्जी से डिसाइड करें, तो हर पर्सन ये चाहेगा कि भाई हॉस्पिटल मेरे घर के एकदम पास हो, है ना, पार्क जो हो वो मुझे मिले, ठीक है, पानी जो हो, पानी की व्यवस्था जो हो सबसे ज्यादा मेरे घर के पास हो, है ना। उसी तरह से हर कोई चाहेगा कि उसकी जो प्रेफरेंस है उसे पहले देखा जाए। तो उस तरह से एक फाइनल डिसीजन जो लेना है वो मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह के निर्णय लिए जाए, इस तरह के डिसीजन लिए जाए जो एक कम्युनिटी को बेनिफिट हो और दूसरे कम्युनिटी को हार्म करे, क्योंकि वैरायटी ऑफ सोसाइटी है ना, वो तो अपने बारे में सोचेंगे। ठीक है, उनको जो सही लगेगा, और जरूरी नहीं है कि एक ग्रुप को जो सही लग रहा है वो दूसरे ग्रुप को भी सही लगे, है ना। एक ग्रुप को लग रहा है कि ये पर्टिकुलर लैंड है, खाली है, यहां मंदिर बना देना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि सेकेंड ग्रुप भी बोले कि यहाँ मंदिर ही बनना चाहिए। वो बोल सकता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल बना दे, पार्क बना दे, है ना, स्कूल बना दे। तो इस तरह से हो जाएंगे कन्फ्लिक्ट। किसकी बात मानी जाए, कौन डिसाइड करे, कौन नहीं डिसाइड करे। अब सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन तो लेने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है संविधान की। तो जो सबसे पहला काम संविधान करता है, दैट इज इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स। ठीक है, सेट ऑफ बेसिक रूल्स वो प्रोवाइड करता है। एक रोड मैप दे देता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, कोई भी गेम है, अगर आप अपनी घर के पास भी बच्चों को खेलते हुए देखते होंगे तो आप ये देखेंगे कि अक्सर अगर वहां उनकी गेम में अगर कोई रूल नहीं है तो बहुत जल्दी उस गेम में उनकी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो आउट होता है वो बोलता है कि मैं आउट नहीं हूं, अब मैं जो है आपको
खेलने नहीं दूंगा, इस तरह से लड़ाई हो जाती है। और वो उस लड़ाई को खत्म करने के लिए, ताकि इन फर्दर वो अच्छे से उस गेम को खेल पाए, वो अपने मन से कुछ रूल्स बना लेते हैं कि भाई हमने यहां से बैट बॉल, अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो ये रूल बना लेते हैं कि हाँ, बॉल अगर इतनी दूर जाएगी तो 4 रन माना जाएगा, इतनी दूर जाएगी तो 6 रन माना जाएगा। वो कोई रूल एस्टैब्लिश नहीं है, बट वो गेम के लिए बना लेते हैं। क्यों? ताकि एक हार्मनी में वो खेल सके, है ना, ताकि उनकी गेम पूरी हो जाए, बीच में ही कंफ्लिक्ट ना होने लग पड़े, लड़ाई ना होने पाए, होने लग जाए और खत्म ना हो जाए गेम बीच में, है ना। और वो रूल्स ऐसे होते हैं जिसे सबको मानना पड़ता है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑन अ वाइडर एरिया, ठीक है, वो पूरी सोसाइटी के लिए है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक सेट ऑफ रूल बना देता है। भाई डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो किसके पास होगी, और जो डिसीजन ले रहा है उसे कौन चुनेगा, उसे किस तरह से चुना जाएगा, किस तरह से उसकी पावर को रेगुलेट किया जाएगा, ये सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम हो जाता है कि वो एक सेट ऑफ बेसिक रूल प्रोवाइड करता है जो सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी है। विदाउट दैट सोसाइटी कैन नॉट प्रोग्रेस, क्योंकि सोसाइटी फाइनल डिसीजन लेगी कैसे, कंफ्लिक्ट मिनिमाइज होगा कैसे, है ना। जैसे हमने देखा डाइवर्सिटी है तो भाई नीड तो और प्रेफरेंसेस भी अलग अलग है, चॉइसेस भी अलग हो सकती हैं, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी हमने डिस्कस किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है, साथ ही को बताता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास होगी। कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेना है तो वो कौन लेगा। फॉर दैट मैटर हम एग्जांपल लेते हैं अपने संविधान की, तो वहां पे मेंशन किया गया है कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी। लेजिस्लेटिव का क्या मतलब होता है? वो व्यवस्था, वो बॉडी जो कानून बनाती है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, ठीक है, उसके पास अधिकार है कानून बनाने का, वही डिसीजन लेता है, ठीक है। तो ये कहाँ मेंशन है? ये हमारे संविधान में मेंशन। साथ ही ये भी मेंशन है कि वो जो लेजिस्लेटिव के पार्ट हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको चुनेगा कौन, उनको चुना किस तरह से जाएगा। मेंशन है हमारे संविधान में कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा। हर वो इंसान जो 18 साल से ऊपर है वो वोट डालेगा और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगा। वो रिप्रेजेंटेटिव जब बहुमत जीत जाएगा, अभी जनरल इलेक्शंस हुई हैं, आपने देखा, ठीक है, जो बहुमत जीतेगा वो सरकार बनाएगा। अगर बहुमत एक पार्टी को नहीं मिलेगा तो 2 पार्टीज मिलकर बनाएंगी, 2 से 3 पार्टीज, जिसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, जो अभी प्रेजेंटली है, ठीक है। तो ये सब कहां मेंशन है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि पहला, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, और वो जो डिसीजन मेकिंग पावर जिनके पास है, लेजिस्लेटिव बॉडी, जो कानून बनाने की बॉडी है, उनको चुना किस तरह से जाएगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये आ जाते हैं उसके इंपॉर्टेंस, ठीक है। वो जो वाई का क्वेश्चन है कि वाई अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड, तो पहला कि वो बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है। बेसिक रूल्स में क्या है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास हो, और डिसीजन मेकिंग पावर जिनके पास है उनको चुना किस तरह से जाएगा। दूसरा फंक्शन होता है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, डिसीजन मेकिंग पावर का ही, ठीक है। पहला बेसिक रूल्स एंड सेकंड इज डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। वो भी कौन बता रहा है? वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहा है, ठीक है, किस हिसाब से चुनी जाएंगी और कौन होगा, ठीक है। देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि भाई दीज आर द बेसिक रूल्स, इस हिसाब से आप एक रिप्रेजेंटेटिव को, एक लेजिस्लेटिव बॉडी को कानून बनाने की व्यवस्था को नियुक्त करेंगे। उस कानून बनाने की व्यवस्था के पास पावर होगी डिसीजन लेने की, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया। लेकिन अगर कभी वो डिसीजन मेकर, वो डिसीजन मेकिंग बॉडी कोई गलत काम करती हैं, कोई गलत डिसीजन ले लेती हैं, या कभी अपने दायरे से बढ़कर काम करती हैं, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अनकंडीशनल पावर जो होती है वो हमेशा हानिकारक होती है। अगर आप एक किसी भी पावर में अगर रेगुलेशन नहीं होगी, लिमिटेशन नहीं होगी, तो वो तो मोनार्कियल ही बन जाएगा ना, वो तो अथॉरिटेरियन ही बन जाएगा, वो तो सिंगल पर्सन का रूल ही आ जाएगा। लिमिटेशन भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि किस तरह से गवर्नमेंट की पावर पे भी लिमिटेशन रखी जाएगी, उसे भी इन कंट्रोल रखा जाएगा कि गवर्नमेंट भी कभी बियॉन्ड लोगों की एस्पिरेशन के या लोगों की नीड्स के बियॉन्ड जाके काम ना करे, ठीक है।
कभी गवर्नमेंट ऐसा ना करे कि एक कास्ट को सपोर्ट कर रही है, एक रिलीजन को सपोर्ट कर रही है, एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है, एक ग्रुप के फेवर में काम कर रही है और दूसरे ग्रुप्स को नेग्लिजिबल कर रही है। ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और हम अपने संविधान की अगर बात करते हैं तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार वहां पे लिखा गया है कि कोई भी कानून अगर इस तरह से बनाया जाता है जो भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों को वॉयलेट करता है, उसे किसी तरह से हानि पहुंचाता है, तो उस कानून को नल एंड वॉइड मतलब खत्म कर दिया जाएगा। तो लिमिटेशन कहां रखी गई? कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी भी मेंशन है। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो भी एक डायरेक्शन देते हैं, वो भी लिमिटेशन देते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी किसकी तरफ? पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ। प्राइवेट इंटरेस्ट टारगेट नहीं है, पर्सनल बेनिफिट टारगेट नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ काम करेगी। ठीक है, तो तीसरा जो फंक्शन है दैट इज ऑफ लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो मैं आपको डीपीएसपी की बात कर रही थी, दैट इज एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया कि भाई रूल्स क्या हैं, किस हिसाब से आप कानून बनाने की व्यवस्था को नियुक्त करेंगे, और कानून बनाने का ये भी बता दिया गया कि कानून बनाने की जो पावर है वो किसके पास होगी। फिर उस कानून बनाने की पावर जिनके पास है उस पर लिमिटेशन भी रख दी गई। ठीक है, नाउ द मेन पॉइंट इज कि कानून जो भी सरकार है या जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, कानून बनाने वाली बॉडी है, वो किस डायरेक्शन में काम करेगी? वो किस डायरेक्शन में काम करेगी? वो जो जनता है उनकी एस्पिरेशंस के हिसाब से, उनकी चाहत के हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से काम करेगी। और उसके लिए हमारे संविधान में हम हर एक चीज को रिलेट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको क्योंकि जो है एग्जाम्स में होता है। सो डीपीएसपी जो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता रही थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अलग अलग प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है। गांधीयन प्रिंसिपल पर कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स होते हैं कानून। हमारे संविधान जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारे कानून लिखे गए हैं। ठीक है, हर एक आप एक तरह से समझ लिए एक बुक है जिस तरह से, उसमें यूनिट्स होती हैं, उस यूनिट्स में इंडिविजुअल चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर में फिर ढेर सारा कंटेंट होता है। उसी तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहां पे भी शेड्यूल्स हैं, मतलब आप यूनिट मान लीजिए, और फिर इंडिविजुअल चैप्टर है जिसे आप आर्टिकल समझ सकते हैं। और हर एक आर्टिकल में डिटेल में लिखा गया है कि वो आर्टिकल क्या कहना चाहता है, सरकार से किस तरह से सरकार को काम करना चाहिए। तो एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी की तरह काम करने के लिए जो है वो एक चैप्टर दिया गया, दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां लिखा गया है कि हर सरकार, हर लेजिस्लेटिव बॉडी, हर गवर्नमेंट का एक ही काम है कि वो अपनी जनता के बेनिफिट के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए काम करे, उन्हें सोशल जस्टिस दे। सोशल जस्टिस मतलब हर एक सेक्शन को न्याय मिले। ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर रिच आर गेटिंग रिचर और पुअर आर गेटिंग पुअर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे सेक्शन को एक साथ लेकर इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ चले। और जो हमारे बेसिक इथोस हैं, जैसे जो हमारे कल्चर के बेसिक इथोस हैं, उन पे बेस्ड होके जो चिल्ड्रन हैं उनकी एजुकेशन का भी ध्यान रखा जाए, जो बुजुर्ग हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए भी काम किया जाए, जो डिसेबल पर्सन है, विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके बेनिफिट के लिए भी काम किया जाए। ये सब चीजें जो है वो डीपीएसपी में मेंशन की गई हैं। तो सरकार का ये फर्ज है, सरकार का ये काम है कि वो इन सब डायरेक्शन में काम करे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सड़कें और आप कहें बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल्स नहीं बनाने, अपने हर सेक्शन के लिए काम करना है। विमेंस के लिए भी करना है, उनको डिसेबल्स के लिए भी, ओल्ड पर्संस के लिए भी, चिल्ड्रन के लिए भी, कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए भी, पंचायत के लिए भी, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए भी। तो ये सब जो आप कहें आइटम्स है ना, ये सब डीपीएसपी में मेंशन है। ठीक है, तो एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट कर रहा है। अगर अब आप सोचें कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब मेंशन ना हो तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से उसे एक तरह से, आप एक तरह से बोले ना कि रोड मैप नहीं मिलेगा कि किस डायरेक्शन में उसे वर्क करना है। डेमोक्रेटिक तो वो होगी, लोग उसे चुन रहे हैं, बट एक क्लियर कट रोड मैप नहीं होगा। अब वो रोड मैप भी उसे कौन प्रोवाइड कर रहा है? संविधान प्रोवाइड कर रहा है। वो संविधान उसे एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि वो लोगों की डिमांड्स पर खरी उतरे, उनके हिसाब से ही काम करे। ठीक है, सो द फोर्थ फंक्शन इज
to enable the government to fulfill the aspiration of a society and create condition for a just society। ठीक है, तो सरकार को ये हेल्प मिल जाती है कि भाई उसे किस किस डायरेक्शन में काम करना है ना, एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिमिटेशन भी कर रहा है, उसे पावर भी दे रहा है डिसीजन बनाने की, और साथ ही उसे एक गाइडेंस की तरह भी काम कर रहा है ताकि वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम कर पाए। ठीक, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज इट एज अ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ सिटीजन। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हमने 10th क्लास का 5th चैप्टर पढ़ा था, तो हमने ये जाना था कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है ना, वो सब्जेक्ट को सिटीजन में कन्वर्ट करता है। जब तक आप अपने अधिकारों की, अपने कर्तव्यों का इस्तेमाल नहीं करते, तब तक आप एक सब्जेक्ट ही हैं। आप पे कुछ रूल्स बनाए जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उन रूल्स में, आप उसे सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। आप सिटीजन कब बनते हैं? जब आप अपने अधिकारों का यूज करते हैं, अपने कर्तव्यों को फुलफिल करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सिटीजन को या एक पर्सन को फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि उसको सिटीजनशिप देता है। क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस बेस पे वो सिटीजन कहलाएगा, किस तरह से एक पर्सन जो उस पर्टिकुलर टेरिटरी में पाया जाता है उसे डिफरेंशिएट किया जाए उस पर्सन से जो बाहर से आ रहा है, जो उस टेरिटरी के बाहर से आ रहा है। क्या ऐसी सुविधाएं होंगी जो सिर्फ उस पर्सन को मिलेंगी जो विद इन दैट टेरिटरी है, उस बाउंड्री के बीच में है ना। आप देखेंगे हर देश, वर्ल्ड का कोई भी देश हो, उसकी बाउंड्री है, उसकी पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, जो कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो सिर्फ उस देश के नागरिक को मिलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी जो आप बोले हक है, राइट्स हैं, जो सिर्फ उस देश के नागरिक को मिलते हैं। ठीक है, और उस तरह से वो बनता है उस पर्टिकुलर कंट्री का सिटीजन, एंड दिस ऑल आर ऑल्सो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक पर्सन को फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर कंट्री की। ठीक है, कि वो उस कंट्री का नागरिक है, उसे पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, उसके कुछ कर्तव्य मिलते हैं, उसे हक दिए जाते हैं। ठीक है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह की हर फैसिलिटी प्रोवाइड करके उसे एक आइडेंटिटी दी जाती है। दैट इज द 5th फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक है, क्लियर है? चले, नाउ वाई का तो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। जो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर था, दैट इज ऑन द व्हाई एंड हाउ, है ना। व्हाई तो क्लियर हो गया हमें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। सबसे पहले बेसिक रूल्स चाहिए हमें, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी ये हमें जानना है, जो डिसीजन मेकिंग पावर जिसको दे दी उस पर लिमिटेशन भी रखनी है। ठीक है, सोसाइटी के एस्पिरेशन की तरह काम भी करना है, और लास्ट में एक फंडामेंटल आइडेंटिटी जो नागरिक को देनी चाहिए वो भी देते हैं। तो ये तो हो गया इसका व्हाई। ठीक है, टोटल 5 रीजंस हमने इसके देख लिए जो इस चैप्टर में गिवन है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स हाउ, कि किस तरह से हमारा ये जो संविधान है वो एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, तो हमारे संविधान के लिए ना हमारी आजादी से पहले से ही हमारे देश के लोग इसके लिए काम कर रहे थे और बार बार ये डिमांड रख रहे थे अंग्रेजी सरकार के सामने कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रही थी, वो अपनी मर्जी से कानून बना रही थी, और वो कानून उनके हक में हो, उनके अगेंस्ट हो, भारत के नागरिकों के, वो उसका ध्यान नहीं रख रहे थे। तो लोगों की ये डिमांड थी, हमारे लीडर्स की ये डिमांड थी कि एक संविधान बनाया जाए, उसी के हिसाब से भारत की सरकार जो है वो काम करे। और इसको फाइनली 1940 में एक ऑगस्ट ऑफर आता है, जो आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ये एक तरह से एक ऑर्डर है जिसमें पहली बार जो है ब्रिटिश सरकार ये मानती है कि एक संविधान जो है वो बनाना चाहिए, एक सेट ऑफ रूल्स जो है वो बनाने चाहिए, जिसके हिसाब से भारत सरकार जो है वो काम करे, उसके लीडर्स जो है वो चुने जाएं। ठीक है, और फाइनली कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। ये बहुत डिटेल में है, ये अपने में एक होल टॉपिक है। अगर आप अगस्त ऑफर की बात करें कि उसमें क्या क्या बातें कही गई थी, क्या क्या लिखा गया था, ये खुद में एक टॉपिक है। आप फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि एक ऑर्डर वो निकालते हैं अगस्त ऑफर में, जिसमें वो पहली बार कहते हैं कि ठीक है एक संविधान बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो ये चीज नहीं स्वीकारते कि संविधान बनाने का जो भी काम होगा वो सिर्फ भारतीय करें, क्योंकि हमारे लीडर्स की ये डिमांड थी कि अगर भारत की सरकार के लिए कानून बनाने हैं, रूल्स बनाने हैं, तो ये बेहतर है कि भारत के लोग ही बनाएं, क्योंकि वो बेहतर जानेंगे किस तरह का एटमॉस्फेयर है, किस तरह की उनको जरूरतें हैं। एक बाहर का पर्सन आके हमारे रूल्स बनाएगा तो वो उतने सूटेबल नहीं होंगे। बट फाइनली 1946 में ये डिमांड मानी जाती है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो
ऑर्गन आप कह लीजिए या ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए जो हमारा संविधान बनाती है, उसे नियुक्त किया जाता है, ठीक है, उसे बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी मेंबर्स थे उन्हें किस तरह चुना गया था, वो इनडायरेक्टली चुने गए थे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई 1946 के कैबिनेट मिशन के बेस पे, तो हमारा देश जो था दो तरह की वहां पे व्यवस्था थी। एक प्रोविंसेस थे जहां पे ब्रिटिश सरकार का जो था वो कंट्रोल था, प्रोविंसेस, और एक थे प्रिंसली स्टेट्स। आई थिंक प्रोविंसेस थे और एक थी प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। प्रिंसली स्टेट जहां पे अभी भी राजा महाराजाओं की आप कह सकते हैं कंट्रोल था, ऑल्दो सिर्फ पपेट्री रूल थे, एक्चुअल कंट्रोल वाज विद द ब्रिटिश सरकार, लेकिन स्टिल वो वहां पे थे। तो प्रोविंसेस से जो चुन के आए थे लीडर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, वो इनडायरेक्टली चुने थे। इनडायरेक्टली कैसे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जो भी लीडर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने आपको बताया कि कानून बनाने की व्यवस्था। तो जब तक हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त तक ब्रिटिश सरकार ने ये कुछ आप एक तरह से कहे हक दे दिए थे कि लीडर्स को हम चुन सकते हैं और वो लीडर कानून बनाने की जो व्यवस्था है उसमें बैठेंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ लीडर्स जो है वो चुने जा रहे थे। ऑल्दो सबको हक नहीं था वोट डालने का उन्हीं को हक था जो या तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे या जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी। तो यूनिवर्सल नहीं था, सबके पास वोट रखने का अधिकार नहीं था, बट स्टिल कुछ लोग चुन के जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। तो वो जो लोग चुने गए थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना था फ्रॉम प्रोविंसेस, ठीक है। और जब हम प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं, उन राज्यों की बात करते हैं जहां राजा महाराजा अभी भी थे, वहां से मेंबर चुन के आए थे बाय द वे ऑफ नॉमिनेशन। नॉमिनेशन मतलब कि राजाओं ने खुद डिसाइड किया कि ये पर्सन जाएगा नॉमिनेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो इलेक्शन डायरेक्टली नहीं हुई थी कि सभी देश के नागरिक जिस तरह से अभी होता है डायरेक्ट इलेक्शन, हम सभी जाते हैं, वोट डालते हैं, एमपी को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, उस तरह से नहीं हुआ था। हमने जिनको चुना था, उन्होंने जो लीडर चुने थे, उन्होंने इन टर्न चुना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को, ठीक है। तो दोनों जगह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके पर्संस चुन के आए थे फ्रॉम, जस्ट अ सेक, यस हियर इट इज, फ्रॉम प्रोविंसेस आल्सो एंड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स आल्सो, ठीक है। और फाइनली कितने मेंबर्स थे? टोटल मेंबर्स वर 299, ठीक है। 299 ये मेंबर्स होते हैं आफ्टर जब हमारी जो पार्टीशन हो जाती है, पार्टीशन से पहले, क्योंकि 1946 की बात हो रही है, कैबिनेट मिशन 1946 में आया, उस वक्त देश आजाद नहीं हुआ था, देश की पार्टीशन भी नहीं हुई थी। तो जो भी मेंबर्स चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो पाकिस्तान से भी थे और इंडिया से भी चुने गए थे। जब फिर पार्टीशन हो गई तो जो पाकिस्तान के मेंबर्स थे वो पाकिस्तान चले गए एंड द रिमेनिंग मेंबर्स वर 299। जो रिमेनिंग मेंबर्स रह जाते हैं उनका नंबर है 299, ठीक है। इससे पहले थे 292 फ्रॉम प्रोविंसेस एंड अराउंड 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से चुने गए थे, ठीक है। फिर जो पाकिस्तान के मेंबर्स जो वहां से चुने गए थे वो चले जाते हैं पार्टीशन के बाद, एंड द रिमेनिंग मेंबर्स जो थे वो 299 थे, जिन्होंने हमारा फिर पूरा संविधान बनाया। एंड फाइनली हमारा जो संविधान है बनके तैयार हो जाता है, अडॉप्ट हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, और ये इनेक्ट होता है या एक तरह से कहे आप इंप्लीमेंट किया जाता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ये फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आ जाता है। इनेक्ट से ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा फोर्स, ठीक है। फोर्स में आ जाता है मतलब लागू हो जाता है, ठीक है। और अराउंड इसको जो पूरा टाइम लगता है दैट इज अबाउट 2 years and 11 months। 2 years and 11 months, इतना टाइम लेते हैं पूरे लीडर्स मिलके हमारे देश के संविधान को बनाने में, क्योंकि हमारे देश का संविधान बनाना था, वो रूल्स बनाने थे जिसपे आगे हमारे पूरे जो देश का फ्यूचर डिसाइड होने वाला था। तो पूरा 2 years 11 months में अराउंड 166 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी। और इस तरह से नहीं हुआ था कि जस्ट एक
कानून है फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें कि फंडामेंटल राइट्स है तो किसी एक ने बोला ये राइट डाल दिया जाए और वो डाल दिया गया, नहीं, टोटल डिस्कशन हुई। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव थी, ऑल्दो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुई थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुई थी, लेकिन वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव थी क्योंकि वहां पर हर एक कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन थी। एससीज भी थे वहां, एसटीज भी थे, विमेन्स भी थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, हर कम्युनिटी से, हर रिलीजन ग्रुप से जो मेंबर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे। और जब किसी प्रोविजन को बनाने की बात की गई, कोई कानून डालने की बात हुई, तो वो कानून लाया जाता था, उस पर डिस्कशन होती थी और फिर उसे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया जाता था। और ना केवल इतना, भारत का संविधान बनाने के लिए हमारे निर्माताओं ने, भारत के संविधान के निर्माताओं ने, उन्होंने दुनिया के सभी संविधानों से भी जो बेस्ट चीजें थी उनको बोरो किया है। ठीक है, उन्होंने ये भी देखा कि वर्ल्ड में जितने भी संविधान हैं उनमें जो बेस्ट चीजें जिनसे उस पर्टिकुलर कंट्री को आगे बढ़ने में हेल्प हुई है, उस प्रोविजन को, उस पर्टिकुलर फीचर को इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। तो आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से बोरोड फीचर भी हैं जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा संविधान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत यूनिक हो जाता है, क्योंकि देखिए कानून तभी लोग मानते हैं जब उस कानून को बनाने वालों, जो बनाने वाले पर्सन्स हैं, उनको सपोर्ट होता है जनता का, है ना। अगर कोई राजा बिना जनता की सपोर्ट के एक कानून बनाता है तो जनता उसे नहीं मानेगी, लेकिन जो कानून बना रहे हैं उनके पास पूरा सपोर्ट है, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में पूरा संघर्ष किया था और उस वक्त की जनता पूरी थी, उनको पूरा जो है उस वक्त जो मेन पार्टी थी दैट वाज कांग्रेस, जिसने मेन रोल प्ले किया था इंडिपेंडेंस के लिए, तो उसी के लीडर्स थे, मैक्सिमम जितने भी लीडर्स थे, पूरी जनता को उनका पूरा ट्रस्ट था, उनका पूरा एक्सपीरियंस जो रहा था फ्रीडम फाइट का, उन्होंने उसे यूज करते हुए। और ऐसा नहीं है कि सभी एक मुद्दे पे एग्री थे। अगर आप बात करेंगे B.R. अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज और गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यूज और बाकी लीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज में भी बहुत डिफरेंस था। स्टिल वो वाद विवाद करते थे, डिस्कशंस करते थे एंड एक फाइनल आप एक कहें फाइनल टर्म पे आके पहुंचते थे और उसे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करते थे। और आप जब संविधान को देखेंगे तो हमारा संविधान जो है फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल कैसे कि अगर कोई कानून को बदलना है तो हमारे संविधान में वो व्यवस्था है कि अगर उस कानून को बदलना है तो पार्लियामेंट में उस बात को उठाया जाता है, वोटिंग होती है और अगर ज्यादा उसको वोट मिल जाए तो उस कानून को बदला जा सकता है। साथ ही रिजिड भी है। रिजिड मतलब कुछ ऐसी चीजें भी हमारे कानून संविधान में है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता, जैसे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों है। फ्लेक्सिबल इसलिए रखा गया है क्योंकि जिस तरह से टाइम बदलता है, टेक्नोलॉजी मॉडर्न होती है, तो जनता की नीड भी चेंज होती है और नीड के हिसाब से रूल्स को, रेगुलेशंस को, कानूनों को बदलना भी पड़ता है, उनमें फेरबदल भी लाना पड़ता है, इसीलिए उसे रखा गया फ्लेक्सिबल। रिजिड रखने का रीजन ये था कि कभी भी कोई भी सरकार अगर मेजॉरिटी में, बहुमत में आ जाती है तो वो जनता के खिलाफ जाके काम ना करे, कुछ ऐसी चीजें हो, कुछ ऐसी प्रोटेक्शन हो, कुछ ऐसी लिमिटेशन हमेशा वहां हो, तो रिजिड भी रखा गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां पे वर्ल्ड के हर कॉन्स्टिट्यूशन के पॉजिटिव फीचर्स को इंक्लूड किया गया है। रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, पावर भी देता है डिसीजन मेकर को और उनपे लिमिटेशन भी रखता है। ठीक है, और बहुत सारी, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो बहुत सारी कमेटीज बिठाई गई, उन कमेटीज को सेपरेट वर्क एरिया दिया गया। ठीक है, रूल एंड प्रोसीजर कमेटी थी, फंडामेंटल राइट्स की कमेटी थी, माइनॉरिटीज की कमेटी थी। इस तरह से स्पेसिफिक कमेटी बनाई गई, उसके स्पेसिफिक मेंबर्स थे जिनको उस पर्टिकुलर पोर्शन पे ही फोकस करना था। ठीक है, माइनॉरिटीज पे भी करना है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर पे भी करना है, स्टीयरिंग पे भी करना है, पावर पे भी करना है, और फिर जब वो कुछ फाइनल डिसीजन लेते थे उस पे होती थी डिस्कशन एंड देन दैट पर्टिकुलर प्रोविजन वाज एंटर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बहुत लंबे प्रोसीजर के बाद हमारे देश के संविधान को जो है वो बनाया गया है और हमारा संविधान इस तरह से इतनी ज्यादा इनपुट से बनाया गया है, तभी आज तक का जो आप एक तरह से हमारी जो
देश है वो इस तरह से इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक जो है प्रोग्रेस करता रहा है। यहाँ के कभी भी यहाँ के नागरिकों को संविधान से किसी तरह की कोई भी आप कहे आपत्ति नहीं रही है। गवर्नमेंट हो, कोई सिटीजन हो, उसे कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन से प्रॉब्लम नहीं रही है, उस पर कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाया गया है, क्योंकि बहुत ही बैलेंस्ड वे में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था बाय हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, अगर बोरोड फीचर की बात करें तो इस बुक में बोरोड फीचर भी लिखे गए हैं। आपको ये उतने ज्यादा डेप्थ में नहीं है, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, जब डिटेल में करेंगे तो वहां आपको ये क्योंकि प्रीलिम्स में भी ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ कुछ मेंशन है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने लिबर्टी फ्रैटर्निटी को बोरो किया, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो आज़ादी की बात करता था, भाईचारे की बात करता था, उसके वो बेसिक स्लोगन्स थे। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए वर्ल्ड में होने वाली हर प्रोटेस्ट से, हर रेवोल्यूशन से सीखा है, इनपुट लिए हैं। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी को बोरो किया। आयरिश से, जो डीपीएसपी मैंने आपको बताया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हमने आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। क्वासी फेडरल, फेडरल क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है टू सेट ऑफ गवर्नमेंट। आप देखेंगे हमारे देश पे दो स्तर पर सरकार काम करती है, एक राज्य स्तर पर और एक केंद्रीय स्तर पर। केंद्र पे आती है सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य पे आती है राज्य सरकार। ठीक है, लेकिन हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फेडरल, जो दो लेवल पे सरकार होती है। पर हमारा जो स्ट्रक्चर है ना वो क्वासी फेडरल है, मतलब झूठा फेडरल। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि ऑल्दो दो लेवल पर सरकारें काम कर रही हैं, राज्य सरकार अलग है, केंद्र सरकार अलग है, स्टिल अगर आप पावर की बात करेंगे कहीं ना केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर रहती है। जब फाइनेंसेस की बात आती है, टैक्सेस की बात आती है, डिफेंस की बात आती है, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात आती है, कम्युनिकेशन की बात आती है, तो इन सब में केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं ज्यादा पावर, ज्यादा अथॉरिटी रहती है। तो हमारा देश जो है वो क्वासी फेडरल का जो है कि क्योंकि सेंटर के पास पावर ज्यादा क्यों रखी गई है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सारी राज्य हैं वो हमारे भारत देश का पार्ट है, वो इंडिविजुअल नहीं है, वो कलेक्टिवली देश को बनाते हैं। देश की इंटीग्रिटी जो है वो प्रायोरिटी है ना। राज्य को भी प्रोग्रेस क्यों करनी है? ताकि पूरा देश प्रोग्रेस हो। उनको जो है सेपरेट नहीं करना है, यूएसए की तरह नहीं है जहां पे जो स्टेट्स हैं उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है और फिर वो मिलकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बनाते हैं। हमारे देश में राज्यों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, वो इंडिया का पार्ट है। दे आर स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल बट इंडिया इज नॉट डिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, तभी जो है सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है। और ये फीचर हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है बोरो किया है। ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से हम बोरो करते हैं आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब कानून, कानून का लॉ है ना, सॉरी कानून का रूल। ठीक, कि कानून सबसे ऊपर है, लॉ जो है वो सबसे ऊपर है। कोई भी पर्सन चाहे फिर वो किसी भी पोजीशन पे हो, वो कानून से बड़ा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, उसी का रूल होगा। साथ ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, जैसे हमारे देश में जो एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमने बोरो किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो हमने सीखा, दैट इज जो हमने लर्न किया, जो हमने जाना कि एक संविधान क्यों जरूरी है और दूसरा कि संविधान किस तरह से आया। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि संविधान की जरूरत किस लिए है, कि संविधान को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। और साथ ही आपको ये भी एक थोड़ा सा आउटले मिल गया होगा कि किस तरह से संविधान को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो हुई थी, किस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, लीडर्स का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे ऑफ क्लास 11th। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो डू लाइक इट, शेयर इट। Thank you very much. Take care and keep working hard.